हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। मी अहमद सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। तो ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 24 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 55 से लेकर 58 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 55 को। तो आर्टिकल नंबर 55 डिफाइन कर रहा है वोटिंग इन असेंबली एंड कोरम। नेशनल असेंबली में वोटिंग और उसके लिए कोरम सिंपली मीन्स के नंबर ऑफ मेंबर्स के जो मेंबर्स हैं उसकी तादाद। तो क्लास नंबर 1 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो भी या सारे जो डिसीशंस नेशनल असेंबली में लिए जाते हैं उसके लिए मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लाजमी है। जो भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उनमें से मेजॉरिटी ऑफ वोट्स चाहिए उस डिसीशन को एक्सेप्ट करने के लिए। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो प्रेजाइडिंग जो कर रहा है नेशनल असेंबली को, जो नेशनल असेंबली को चला रहा है मीन्स स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, वो वोट नहीं देगा उस डिसीशन के ऊपर। बट एक्सेप्शन इधर ये है कि अगर इक्वलिटी ऑफ वोट्स हैं तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो है वोट देगा। इक्वलिटी ऑफ वोट्स मींस के जब कोई भी डिसीशन लिया जा रहा है उस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली में 20 मेंबर अवेलेबल हैं। तो 20 अवेलेबल हैं, 20 में 10 कहते हैं कि ये जो इशू है जिसके ऊपर डिसीशन लिया जा रहा है वो वैलिड है। बाकी बकाया 10 ये कहते हैं कि ये डिसीशन जो लिया जा रहा है ये अनवैलिड है, ये मैटर जो है अनवैलिड है। तो इधर क्या हुआ, दोनों तरफ से वोट इक्वल आ गए, दोनों में वोटिंग इक्वलिटी आ गई। तो इस सूरत में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो, वो जो है वो अपना वोट डालेगा, उसके बाद डिसीशन लिया जाएगा। क्योंकि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना वोट देगा तो क्या होगा, इक्वलिटी ऑफ वोट्स नहीं होगी। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली को प्रिजाइड कर रहा है तो स्पीकर वोट देगा, डिप्टी स्पीकर नहीं देगा। अगर डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड कर रहा है तो डिप्टी स्पीकर वोट देगा। तो ये क्लास नंबर 1 डिफाइन कर रहा है। अब आते हैं क्लास नंबर 2 में। क्लास नंबर 2 में ये है कि किसी भी वक्त जो है या किसी भी वक्त जो है नेशनल असेंबली की सिटिंग हो या मीटिंग हो तो उसमें क्या है कि जो कोरम होता है मींस के जो नंबर ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो कम से कम 1/4 होने चाहिए। नेशनल असेंबली के जो भी टोटल मेंबरशिप है उसमें से 1/4 मेंबरशिप प्रेजेंट होनी चाहिए जब कभी कोई भी डिसीशन लिया जाए तब। तो अगर 1/4 अवेलेबल नहीं है, टोटल मेंबरशिप के 1/4 अवेलेबल नहीं है मेंबर्स, तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के पास ये पावर है कि वो उस मीटिंग को एडजर्न मुलतवी कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं, मुअत्तल कर सकते हैं। ये पावर्स हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पास। तो आर्टिकल नंबर 55 जस्ट आपको ये डिफाइन कर रहा है कि नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग होनी चाहिए और प्लस में कोरम होना चाहिए। कोरम मीन्स कि 1/4 मेंबरशिप होनी चाहिए जब कभी कोई भी डिसीजन पास किया जाए। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 56 एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट एड्रेस कहाँ कर सकता है, ये आर्टिकल नंबर 56 डिफाइन कर रहा है। एड्रेस मीन्स के खिताब करना। तो क्लास नंबर 1 में ये डिफाइन कर रहा है कि प्रेसिडेंट दोनों में किसी भी एक हाउस या दोनों हाउसेस को इकट्ठा कर वो प्रेजाइड खिताब कर सकता है। फॉर द पर्पस दे रिक्वायर्ड दैट द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर की अटेंडेंस के लिए वो दोनों हाउसेस को भी जो है प्रेजाइड खिताब कर सकता है। ये क्लास नंबर 1 डिफाइन कर रही है। क्लास नंबर 2 ये डिफाइन कर रहा है कि प्रेसिडेंट दोनों में से किसी भी एक हाउस को मैसेज भेजेगा, मैसेज सेंड करेगा।
कि जो पार्लियामेंट में बिल पेंडिंग में पड़ा हुआ है या कोई दूसरा इशू है, तो उसके लिए वो किसी भी हाउस में प्रेसिडेंट मैसेज सेंड कर सकता है कि ये जो बिल पेंडिंग में पड़ा है या दूसरा कोई इशू है उसको नज़रसानी की जाए, उसके ऊपर कंसिडरेशन की जाए। क्लास नंबर 3 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जनरल इलेक्शन के बाद जब नेशनल असेंबली का फर्स्ट सेशन होता है या जो ईयर का साल का जब फर्स्ट सेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को इकट्ठा करेगा, दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग करेगा और जॉइंट सिटिंग में दोनों को एड्रेस करेगा और उस एड्रेस में बताएगा कि मैंने आपको बुलाया किसके लिए, काज ऑफ इट्स समन, समन मीन्स के टू कॉल, कि मैंने आपको किस वजह से बुलाया है, दोनों की जॉइंट सिटिंग क्यों बुलाई है, वो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग में वाजे करेगा। क्लास नंबर 4 में ये डिफाइन कर रहा है कि कुछ ऐसे प्रोविज़न, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाएंगे जिसके तहत हाउस को प्रोसीजर किया जाएगा, प्लस में कुछ ऐसे भी रूल्स बनाए गए जिसके तहत हाउस के बिज़नेस को कंडक्ट किया जाए या टाइम फॉर डिस्कशन को अलॉटमेंट की जाए। तो उसमें ये भी बताया जाएगा कि प्रेसिडेंट का खिताब क्यों बुलाया गया है। तो सिंपली ये डिफ़ाइन कर रहा है आर्टिकल 56। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 57 की तरफ। आर्टिकल 57 ये डिफ़ाइन कर रहा है राइट टू स्पीक इन मजलिस शोरा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में स्पीक बात करने का राइट किस किस को दिया गया है आर्टिकल नंबर 57 के तहत। नंबर 1 पे प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल, इनके पास राइट है कि वो मजलिस शूरा पार्लियामेंट में बात कर सकते हैं या दोनों में किसी भी हाउस में कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसमें भी बैठ सकते हैं, या कोई जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है या कोई कमेटी बुलाई गई है तो उसमें भी वो जा सकते हैं एज अ मेंबर। बट इस आर्टिकल के मुताबिक वो किसी भी डिसीजन के ऊपर अपना वोट नहीं दे सकते, वो जस्ट प्रोसीडिंग सुनेंगे, अपने बात बताएंगे, बस वो वोटिंग नहीं कर सकते। तो ये डिफ़ाइन कर रहा है आर्टिकल नंबर 57। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 58 की तरफ। डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली डिसोल्व कैसे होती है या नेशनल असेंबली को कौन डिसोल्व कर सकता है। क्लास नंबर 1 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को डिसोल्व कर सकता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। अगर नेशनल असेंबली टाइम से पहले डिसोल्व नहीं हुई तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि नेशनल असेंबली को डिसोल्व करें, तो ऑटोमेटिकली 48 आवर्स में नेशनल असेंबली डिसोल्व हो जाएगी। तो नीचे एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसमें प्राइम मिनिस्टर को डिफ़ाइन कर रहा है कि इस आर्टिकल के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा जिसके अगेंस्ट कोई भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया गया हो। नीचे एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसमें ये डिफ़ाइन कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को। इसमें ये डिफ़ाइन कर रहा है कि इस आर्टिकल के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर में वो शख्स इंक्लूड नहीं होंगे जिसके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंट किया गया हो, बट क्या है कि रिजोल्यूशन जो है पास नहीं की हो, ओनली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हो तो वो शख्स प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, या वो शख्स जो अपना रेजिग्नेशन लेटर जमा करवा दिया हो प्रेसिडेंट को कि मैं अभी अपनी ऑफिस को जो है कंटिन्यू नहीं करूँगा, फिर भी वो बैठा हुआ है, बट क्या है कि वो रेजिग्नेशन उसने लेटर जमा करवा दिया है, तो क्या होगा इस सूरत में प्रेसिडेंट उस प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्राइम मिनिस्टर है, वो उसके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है,
तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है बट रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है अभी तक, या प्राइम मिनिस्टर अपनी रेजिग्नेशन लेटर जमा करवा देता है। तो रेजिग्नेशन जमा करवाने के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा तो वो प्रेसिडेंट उसकी एडवाइस नहीं सुनेगा। अब आते हैं क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास नंबर 2 ये डिफ़ाइन कर रहा है कि आर्टिकल नंबर 48 के क्लास नंबर 2 में जो बात कही गई है कि प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिएशन पावर इस्तेमाल कर नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। तो क्लास नंबर 2 के क्लास नंबर ए में ये बता रहा है कि कब प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिएशन पावर यूज़ करेगा। जब प्रेसिडेंट की अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की गई हो तो उस वक्त प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिएशन पावर इस्तेमाल करके नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने के पर्पस के लिए समन इजलास बुला सकता है। बी में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट को रन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकती, तो उस सूरत में भी प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल करेगा और नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करेगा। क्लास नंबर 3 ये डिफ़ाइन कर रहा है कि क्लास नंबर 2 के पैराग्राफ नंबर बी में जो बात कही गई है, जिसको पावर दिए गए हैं कि नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, तो उसके बाद क्या होगा, डिसॉल्यूशन के बाद 15 दिन के अंदर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर्स किया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 30 दिन के अंदर अपना डिसीशन देगी और वो डिसीशन फुल एंड फाइनल होगा। किस सूरत में देगी डिसीशन सुप्रीम कोर्ट, जब जैसे कि क्लास नंबर 2 के पैराग्राफ नंबर बी में बात गई है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट में अगर कोई ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसकी वजह से हमें नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करना पड़े, तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीशन देगी वो फुल एंड फाइनल होगा। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।